हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, एग्जाम्स आ गए और अभी भी कंफ्यूज हो कि आपको क्या पढ़ना है, तो ये वीडियो है सिर्फ आप ही के लिए। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ BSOC 113 का जून 2025 का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन, जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ हमारे चैनल उन्नत एजुकेशन पर है। तो इस वीडियो का बिल्कुल मिस नहीं करेंगे और एंड तक इस वीडियो को देखेंगे। मैं आपको बताऊंगी आंसर की प्रेजेंटेशन किस तरीके से होनी चाहिए, और जो हमारी टीम ने आंसर्स प्रेजेंट कर रहे हैं वो एग्जैक्टली इग्नू की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली है। तो चलिए स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट करें हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं। ये है आपका BA ऑनर्स सोशियोलॉजी, जून 2025, BSOC 113 सोशोलॉजिकल थिंकर, सेकेंड पार्ट। 3 आवर्स का आपका ये क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का आपका ये पेपर है। आपको कोई भी 5 क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं इसमें से, और नंबर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो होने चाहिए आपके 400। तो चलिए अब हम आते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, डिस्कस द मेजर इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस ऑन द रेडक्लिफ ब्राउन सोशल एंथ्रोपोलॉजी, और जो है आपके 20 मार्क्स का। आंसर पर आते हैं बच्चों हम। तो सबसे पहले आएगा बच्चों हमारा इंट्रोडक्शन। AR रेडक्लिफ ब्राउन जो थे उनको एज अ की आर्किटेक्ट माना जाता है मॉडर्न सोशल एंथ्रोपोलॉजी का, और वो एक लीडिंग एक्सपोनेंट थे आपके स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के। उनका जो मेन एम था वो था इस्टेब्लिश करना एंथ्रोपोलॉजी को एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन, जिसका कंसर्न था स्टडी ऑफ अ सोशल स्ट्रक्चर। उनका जो सेंट्रल कंसर्न था वो था कि वो कैसे सोशल इंस्टीट्यूशन को अंडरस्टैंड करें और कैसे वो कंट्रीब्यूट करें एक सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने में। अब आते हैं बच्चे आपका मेजर इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस। तो सबसे पहला आता है बच्चे हमारा माइल्स डंकिन सोशोलॉजिकल थॉट। तो रेडक्लिफ ब्राउन जो थे वो डीपली इन्फ्लुएंस थे डंकिन के आइडिया ऑफ सोशल फैक्ट्स थे, और उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि जो सोसाइटी है वो एज एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी के तौर पे एग्जिस्ट करती है, और उसको इंडिपेंडेंटली जो है हमें स्टडी करना चाहिए इंडिविजुअल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट आता है बच्चे आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। तो उन्होंने अडॉप्ट किया था एम्फोसिस ऑन सोशल स्ट्रक्चर को, डिफाइन किया था एज अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशन को, और वो बिलीव करते थे ये जो रिलेशन हैं को फ्रॉम द कोर सब्जेक्ट वो मैटर करता है आपके सोशल एंथ्रोपोलॉजी के लिए। थर्ड इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अप्रोच। रेडक्लिफ ब्राउन ने डेवलप किया था स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को, स्ट्रेस किया था सोशल इंस्टीट्यूशंस पर, ताकि आप जो भी नेसेसरी फंक्शंस हैं वो परफॉर्म कर सकें और उनको मेंटेन करके कॉन्टिन्यूटी और स्टेबिलिटी जो है वो सोशल सिस्टम में लेकर आ सके। फोर्थ पॉइंट इज पॉजिटिविस्ट इन्फ्लुएंस। तो जो आपका इन्फ्लुएंस था पॉजिटिविज्म का वो पर्टिकुलरली एसोसिएटेड था अगेस्टे कॉम्टे के साथ। रेडक्लिफ ब्राउन जो थे उन्होंने आर्ग्यू किया था कि जो आपकी सोसाइटी है उसको आप साइंटिफिक मेथड के थ्रू भी स्टडी कर सकते हैं, जो आपके बेस था ऑब्जर्वेशन और कंपैरिजन पर। नेक्स्ट इज ब्रिटिश एम्पेरिकल ट्रेडिशन। ब्रिटिश एम्पेरिकल ट्रेडिशन ने शेप किया था उनके इंस्टांसेस को फील्ड वर्क और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के अंदर। सिक्स्थ इज नेचुरल साइंस ओरिएंटेशन। उन्होंने सोशल एंथ्रोपोलॉजी को एज अ नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी के तौर पे देखा और बिलीव किया कि सोशल फिनोमेना को आप एनालाइज कर सकते हैं। सेवन्थ इज इन्फ्लुएंस ऑफ बायोलॉजिकल एनालॉजीज, कि उनके कॉन्शियसली यूज़ किया बायोलॉजिकल मेटाफोर्स को, और वो इन्फ्लुएंस हुए बाय द आइडिया दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ सिस्टम कंट्रीब्यूट करता है आपके सर्वाइवल के लिए एज अ होल सोशल स्ट्रक्चर। एट्थ इज रिजेक्शन ऑफ एवोल्यूशनरी स्पेक्यूलेशन। उन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया यूनिलर इवेल्युएशनरी थ्योरीज को, इंस्टेंट उन्होंने फोकस किया स्टडी ऑफ सोसाइटीज़ को। नाइन्थ इज कंपैरेटिव मेथड। रेडक्लिफ ब्राउन ने एम्फोसिस किया कंपैरेटिव मेथड के ऊपर। उन्होंने आइडेंटिफाई किया जनरल प्रिंसिपल को सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और उन्होंने डिफरेंट सोसाइटीज़ की सिमिलैरिटीज़ को भी एग्जामिन किया। टेंथ इज एंथोग्राफिक एक्सपीरियंस। उनके फील्ड वर्क एक्सेप्शनली जो अंडमान आइसलैंडर्स थे उन्होंने री इन्फोर्स किया उनके कमिटमेंट को स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर। उन्होंने फंक्शनल एक्सप्लेनेशन थी जो उसके बेस थी आपके ऑब्जर्व सोशल रिलेशंस पर। और एट लास्ट बच्चों आपका आएगा क्रिटिकल नोट एंड आपका कंक्लूजन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, जिसमें आपसे पूछा गया है हाउ डज द रेडक्लिफ ब्राउन डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, डिस्कस, और ये भी है आपके 20 मार्क्स का। चलिए बच्चों सेकंड का आंसर देखते हैं हम। AR रेडक्लिफ ब्राउन जो थे वो एक लीडिंग फिगर थे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एनालिसिस का इन सोशोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, और उनका जो वर्क था वो फोकस था आपका अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी एज अ सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स। अब आता है उनका जो कॉन्सेप्ट था स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन का, वो बहुत ही सेंट्रल था उनके थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से,
और उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे सोसाइटीज़ जो है वो ऑर्डर को, कॉन्टिन्यूटी को और स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रख सकती हैं। अब आते हैं उनके सोशल स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट पे। तो सबसे पहला आएगा बच्चा आपका फर्स्ट पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर, कि सोशल स्ट्रक्चर जो है वो रेफर करता है कि आपके सोशल रिलेशन को किस पैटर्न में अरेंज किया हुआ है अमंग द इंडिविजुअल्स एंड द ग्रुप्स विद इन अ सोसाइटी। सेकेंड इज स्ट्रक्चर एज अ रिलेशन नॉट इंडिविजुअल। तो रेडक्लिफ के अकॉर्डिंगली जो स्ट्रक्चर है वो कंसिस्ट करता है सोशल रिलेशंस को, जैसे कि आपका किंगशिप, अथॉरिटी, इकोनॉमिक टाइज, नॉट इंडिविजुअल देमसेल्फ। थर्ड इज नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशन। सोशल स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करते हैं नेटवर्क के अंदर, जिसमें इंडिविजुअल्स जो है वो पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं और वो सोशल रोल्स और नॉर्म्स के साथ अपने आप को कनेक्ट करके रखते हैं। फोर्थ इज कॉन्टिन्यूटी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। इंडिविजुअल्स जो है वो ओवर द टाइम चेंज हुए बट जो उनका स्ट्रक्चर था वो प्रिसिस्ट था और इसने इंश्योर किया था कॉन्टिन्यूटी ऑफ सोसाइटी को। फिफ्थ इज एम्पेरिकल एंड ऑब्जर्वेबल नेचर। सोशल स्ट्रक्चर जो था वो डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जा सकता था सोशल इंस्टीट्यूशंस में, कस्टम में और रेगुलर पैटर्न ऑफ इंटरेक्शंस के अंदर। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका ज़ेडक्लिफ ब्राउन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फंक्शन। तो फर्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन जो है वो रेफर करता है कॉन्ट्रीब्यूशंस जो आपकी सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस ने जो है वो मेड बनाए हैं और प्रैक्टिस करें हैं ताकि आप उस सोशल स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रख सके। सेकंड, फंक्शन एंड सोशल ऑर्डर। हर सोशल प्रैक्टिस जो है वो परफॉर्म करती है एक रोल को जो हेल्प करते हैं उनकी सोशल हार्मनी को प्रिजर्व करने में और इंटीग्रेशन को। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो जैसे कि आपका फैमिली, रिलीजन और लॉ ये परफॉर्म करते हैं फंक्शंस को जो आपके बिहेवियर और कोइज्म को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। नाइन्थ इज फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस। तो जो आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी है वो आपके इंटरडिपेंडेंट है और हर फंक्शन जो है वो सपोर्ट करता है आपके होल वर्किंग सिस्टम को। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क रिलेशंस के लिए और जबकि फंक्शन एक्सप्लेन करता है कि कैसे रिलेशन जो है वो सोसाइटी में ऑपरेट करेंगे। नेक्स्ट इज फंक्शनल यूनिटी ऑफ सोसाइटी। तो वो बिलीव करते थे कि सोसाइटी जो है वो फंक्शनल यूनिटी के टुवर्ड्स स्टैंड करती है और जहाँ पे आपके सारे पार्ट ऑफ वर्क हैं वो स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिजेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल स्पेकुलेशन। तो उन्होंने अवॉइड किया स्पेकुलेटिव हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन को, फोकस किया प्रेजेंट फंक्शनिंग ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस पर। एंड द लास्ट पॉइंट इज कंपैरेटिव एंड साइंटिफिक अप्रोच, कि उन्होंने डिफरेंट सोसाइटीज़ को कंपेयर किया और उन्होंने एम किया कि वो एक जनरल लॉ ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शंस को रिफ्लेक्ट करेंगे। और उसके बाद आ जाता है बच्चों आपका क्रिटिकल नोट एंड आपका कंक्लूजन। चलिए अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द सोशल एक्शन एंड एक्शन फ्रेम ऑफ रेफरेंस गिवन बाय टेलकॉट पार्सन, और ये भी है आपके 20 मार्क्स का। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले हम सबसे पहले आएगा बच्चों आपका इंट्रोडक्शन। सो टेलकॉट पार्सन ने डिफाइन किया था सोशल एक्शन को एज अ मीनिंगफुल गोल ओरिएंटेड बिहेवियर जो इंडिविजुअल परफॉर्म करते हैं विद इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो ह्यूमन एक्शंस जो हैं वो गाइडेड होते हैं थ्रू देयर नॉर्म्स, वैल्यू एंड शेयर्ड मीनिंग्स रेदर देन अ बायोलॉजिकल इम्पल्स अलोन। और पर्सन जो है वो इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं टू एक्सप्लेन सोशल ऑर्डर और स्टेबिलिटी। जो आपका एक्शन फ्रेम होता है रेफरेंस का, वो प्रोवाइड करता है सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क टू एनालाइज कि इंडिविजुअल जो है वो कैसे एक्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं सोशल सिस्टम में। अब हम आते हैं सोशल एक्शन के मीनिंग और उसके नेचर पर। तो सबसे पहला आता है आपका सोशल एक्शन का कॉन्सेप्ट। तो सोशल एक्शन का बिहेवियर जो है वो ओरिएंटेड रहता है दूसरों के टूवर्ड्स और इन्फ्लुएंस रहता है बाय मीनिंग अटैच टू इट। उसमें आपका इंटेंशन, चॉइस और इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व रहता है। सेकेंड इज वॉल्यूसेंट्रिक करेक्टर ऑफ एक्शन। तो एक्शन जो है वो आपका वॉल्यूट्रेंसिस्टिक है। इसमें जो आपके इंडिविजुअल जो है वो एक्सरसाइज चॉइस करते हैं और बट ये जो आपके चॉइसेस होते हैं ये शेप्ड और लिमिटेड होते हैं बाय सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। थर्ड इज रोल ऑफ द एक्टर। तो एक्टर इज ना इंडिविजुअल जो परफॉर्म करता है एक्शन को कॉन्शियसली और एक्टर सेलेक्ट करता है गोल्स विद इन द सोशल कॉन्स्ट्रेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज गोल और एंड ऑफ द एक्शन। एवरी सोशल एक्शन जो है वो डायरेक्ट होता है गोल के टुवर्ड्स और गोल प्रोवाइड करता है पर्पस एंड डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। फिफ्थ इज सिचुएशन ऑफ एन एक्शन। एक्शन अकर होता है सिचुएशन के अंदर जिसमें कंसिस्ट होती है आपकी कंडीशन और मीन्स, और कंडीशन जो है वो आपकी अनकंट्रोलेबल फैक्टर है जिसमें आप रिसोर्स को यूज़ करते हो टू अचीव योर गोल्स।
नेक्स्ट आता है बच्चों आपका एक्शन फ्रेम ऑफ अ रेफरेंस। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है आपका मीनिंग। तो एक्शन फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क है जो आपके स्टडी सोशल एक्शन को सिस्टमेटिकली स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसमें इंडिविजुअल बिहेवियर को सोशल स्ट्रक्चर के साथ लिंक किया जाता है। नेक्स्ट इज़ अ बेसिक एलिमेंट ऑफ द एक्शन। नॉर्मेटिव ओरिएंटेशंस, एक्शंस जो है वो गाइडेड करते हैं आपके नॉर्म्स और वैल्यूज़ के थ्रू। नॉर्म्स जो है वो रेगुलेट करते हैं बिहेवियर को, डिफाइन करते हैं क्या सोशली एक्सेप्टेबल है। नाइन्थ इज रोल ऑफ वैल्यूज़। वैल्यूज़ जो है वो उसको देखा जाता है एज अ स्टैंडर्ड फॉर सिलेक्टिंग गोल्स एंड मीन्स और ये प्रोवाइड करते हैं आपके मोरल गाइडेंस एंड इंश्योर करते हैं सोशल कॉन्फर्मिटी को। 10th इज पैटर्न वेरिएबल्स। पैसन्स जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पैटर्न वेरिएबल्स को कि वो एक्सप्लेन किया था चॉइसेस इन एक्शन सच एज एक्टिविटी वर्सेस अफेक्टिव न्यूट्रलिटी एंड यूनिवर्सलिज्म वर्सेस पर्टिकुलरिज्म। 11th है आपका इंटीग्रेशन विद सोशल सिस्टम। इंडिविजुअल एक्शंस जो हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक सोशल सिस्टम फॉर्म करते हैं और ये जो आपके शेयर नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं ये इंटीग्रेट करते हैं एक्शन को एक ऑर्डनरी सोशल स्ट्रक्चर में। एंड द 12th इज मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर कि ये जो आपका एक्शन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो आपका सोशल ऑर्डर है वो मेंटेन रहता है थ्रू कॉन्शियस रोल एक्सपेक्टेशन एंड इंस्टीट्यूशनलाइज नॉर्म्स के थ्रू। देन इट लास्ट आपका क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन। अब हम आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पर क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ब्रीफली डिस्कस लेवी स्ट्रेस कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म और ये भी है आपके 20 मार्क्स का। चलो सबसे पहला आता है बच्चे आपका इंट्रोडक्शन। तो क्लाइड लेवी स्ट्रेस जो थे उनको रिगार्ड किया जाता था एज ए वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल थिंकर इन द डेवलपमेंट ऑफ अ स्ट्रक्चरलिज्म इन द सोशल एंथ्रोपोलॉजी। उनकी जो इंस्पिरेशन थी उन्होंने लिंग्विस्टिक्स से ली थी और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एक न्यू वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कल्चर को एज अ सिस्टम ऑफ अंडरलाइंग स्ट्रक्चर। उनका जो वर्क है वो शिफ्ट हुआ सोशोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल एनालिसिस से सरफेस लेवल कस्टम पे टू द डीप मेंटल पैटर्न्स जिसमें ह्यूमन थॉट्स को शेप दिया। स्ट्रक्चरलिज्म जो था वो डेवलप किया लेवी स्ट्रॉस ने जिन्होंने सॉर्ट किया टू अनकवर द यूनिवर्सल प्रिंसिपल गवर्निंग अ सोशल लाइफ। अब आते हैं उनका मेजर कंट्रीब्यूशन। तो सबसे पहला आता है उसका कॉन्सेप्ट कि सोसाइटी जो है वो गवर्न करती है बाय डीप एंड कॉन्शियसनेस स्ट्रक्चर के थ्रू। ये जो स्ट्रक्चर है ये शेप देते हैं सोशल रिलेशन और कल्चरल प्रैक्टिसेस को। सेकेंड इज इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक। उन्होंने अडॉप्ट किया लिंग्विस्टिक मैथड को टू स्टडी अ सोशल फिनोमिना। मीनिंग जो था वो डिराइव हुआ फ्रॉम रिलेशनशिप अमंग एलिमेंट्स नॉट इंडिविजुअल एलिमेंट्स। थर्ड इज बाइनरी ऑपोजिशन। ह्यूमन्स थिंकिंग जो थी वो ऑपरेट होती है थ्रू बाइनरी ऑपोजिशन लाइक नेचर कल्चर एंड रॉ एंड कुक्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑपोजिशंस आर यूनिवर्सल ऑर्गेनाइज और कल्चरल मीनिंग। फोर्थ पॉइंट आता है आपका कल्चर एज अ सिम्बॉलिक सिस्टम। तो कल्चर फंक्शन जो है उसको एज अ लैंग्वेज सिस्टम के तौर पर देखा गया जैसे रूल्स और सिम्बल्स एंड द सोशल इंस्टीट्यूशंस जो उनको एनालाइज किया गया स्ट्रक्चरली लाइक अ ग्रामर। फिफ्थ पॉइंट आता है आपका थ्योरी ऑफ किंगशिप। तो किंगशिप सिस्टम जो था वो आपके एक्सचेंज रिलेशनशिप्स के ऊपर बेस्ड था बिटवीन द ग्रुप्स और मैरिज रूल्स जो थे उन्होंने प्रमोट किया अलायंसेस को एंड सोशल इंटीग्रेशन को। सिक्स्थ इज एक्सचेंज ऑफ वुमेन। तो उन्होंने वुमेन को एज ए सिम्बॉलिक ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सचेंज के तौर पे देखा और ये जो एक्सचेंज था ये इस्टेब्लिश करता था कम्युनिकेशन बिटवीन द सोशल ग्रुप्स को। सेवन्थ इज इंसेट टैबू। इंसेट टैबू जो था एक यूनिवर्सल सोशल रूल था और उसमें जो ट्रांजिशन को मार्क किया था फ्रॉम बायोलॉजिकल नेचर टू सोशल कल्चर। एट्थ इज स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ मिथ्स। तो मिथ्स जो थे उनको कंपोज किया गया बेसिक यूनिट्स को अरेंज किया गया पैटर्न के अंदर। स्ट्रक्चर एनालिसिस ने रिवील किया सिमिलैरिटीज़ को अगेंस्ट अक्रॉस द डिफरेंट सोसाइटीज़। नाइन्थ इज यूनिवर्सलिटी ऑफ ह्यूमन माइंड। जितनी भी आपकी ह्यूमन सोसाइटी हैं वो सेम मेंटल स्ट्रक्चर को शेयर करती हैं। कल्चरल डिफरेंसेस अराइज होते हैं फ्रॉम अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेम एलिमेंट। 10th इज रिजेक्शन ऑफ एवोल्यूशनरी हायरार्की। तो उन्होंने कल्चर सुपीरियरिटी को रिजेक्ट किया और आर्ग्यू किया कि सारे कल्चर जो है वो स्ट्रक्चरली इक्वल हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज साइंटिफिक अप्रोच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कि उनका जो मेथड था उसका मेन एम था आइडेंटिफाई करना जर्नल लॉ ऑफ सोशल लाइफ को और एंथ्रोपोलॉजी को उन्होंने ट्रीट किया एज अ सिस्टमैटिक एंड कंपैरेटिव डिसिप्लिन। और एट लास्ट बच्चों आपका क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, डिस्कस द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी इन एवरीडे लाइफ। ये भी है 20 मार्क्स का। उससे पहले स्टूडेंट आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए रिगार्डिंग योर एडमिशन, आपके पेपर्स, आपको 5 इयर्स के सॉल्यूशंस चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट उन्नति एजुकेशन पर जा सकते हैं जहाँ पे आपको इग्नू पे क्लिक करना है
और आपको एडमिशन, असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर पेपर, गेस्ट पेपर, नोट्स सब आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो बिल्कुल लेट मत करें और हमारी टीम को कांटेक्ट करें। चलिए अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। फिफ्थ का सॉल्यूशन देखेंगे स्टूडेंट। सबसे पहला आता है आपका इंट्रोडक्शन। तो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी एक्सप्लेन करता है कि कैसे सोशल लाइफ जो है वो प्रोड्यूस की जाती है, मेंटेन की जाती है, एक्सपीरियंस की जाती है थ्रू एवरीडे इंटरेक्शन। और ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये एसोसिएटेड है आपके पीटर एल बर्जर एंड थॉमस लुकमेंस ने, जिन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे जो रियलिटी है वो क्रिएट की जाती है थ्रू शेयर्ड मीनिंग। एवरीडे लाइफ जो है वो ऑर्डरली और ऑब्जेक्टिव के तौर पे अपीयर होती है, बट इट इज़ एक्चुअली शेप्ड बाय अ सोशल प्रोसेस। और ये पर्सपेक्टिव हाईलाइट करता है कि कैसे इंडिविजुअल जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं क्रिएट और सस्टेन करने में सोशल रियलिटी को। चलिए अब हम आते हैं पॉइंट्स पर। तो फर्स्ट इज रियलिटी ऑफ एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ को एज एक्सपीरियंस के तौर पे देखा जाता है, टेकन फॉर अ ग्रांटेड रियलिटी। इंडिविजुअल परसीव करते हैं इसको एज अ नेचुरल और अनक्वेश्चनेबल के तौर पे। सेकेंड इज नॉलेज एज अ सोशली डिराइव्ड। जो लोगों को पता है अबाउट द वर्ल्ड वो आता है आपके सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन और शेयर अंडरस्टैंडिंग के थ्रू। थर्ड इज इंटरसब्जेक्टिविटी। जो रियलिटी है वो दूसरों के साथ शेयर की जाती है, मीनिंग एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज इंडिविजुअल उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और कलेक्टिवली एक्सेप्ट करते हैं। फोर्थ इज हैबिचुअलिज्म। रिपीटेड एक्शन जो है वो हैबिट बन जाते हैं और ये जो हैबिट है रिड्यूस करते हैं आपके एफर्ट्स को और सोशल लाइफ को प्रेडिक्टेबल बनाते हैं। फिफ्थ इज इंस्टीट्यूशनलिज्म। हैबिचुअल एक्शंस जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस बन जाते हैं जो बहुत से लोग आपस में शेयर करते हैं और इंस्टीट्यूशंस गाइड करते हैं और रेगुलेट करते हैं बिहेवियर को। सिक्स्थ इज टाइपिफिकेशन। तो पीपल क्लासीफाई करते हैं अदर्स को टाइप्स के अंदर, जैसे कि आपके टीचर, स्टूडेंट और वर्कर। और टाइपिफिकेशन सिंप्लीफाई करती है सोशल इंटरेक्शंस को। नेक्स्ट इज लैंग्वेज एंड सिंबल। सो लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करने में, ऑब्जेक्टिफाई करती है एक्सपीरियंस को और ट्रांसमिट्स करती है मीनिंग्स को। एट्थ इज एक्चुअलाइजेशन। ह्यूमन बींग्स जो है वो एक्सप्रेस करते हैं थ्रू देयर एक्शन, सोसाइटी जो है वो प्रोड्यूस करती है थ्रू कॉन्टिन्यूस ह्यूमन एक्टिविटी। नाइन्थ इज ऑब्जेक्टिविटेशन। तो सोशल प्रोडक्ट्स जो है वो अपीयर होते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल्स के थ्रू। इंस्टीट्यूशन जो है वो कॉन्फ्रंट करते हैं पीपल को एज ऑब्जेक्टिव रियलिटी। एंड द लास्ट पॉइंट इज इंटलाइजेशन कि इंडिविजुअल जो है वो सोशल रियलिटी को लर्न करते हैं थ्रू सोशलाइजेशन और सोसाइटी जो है वो आपके इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस का पार्ट बन जाती है। और एट लास्ट आएगा बच्चों आपको क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के टूवर्ड, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 6। डिस्कस द व्यू ऑफ एडोरेंस ऑन अ मास कल्चर एंड टू द कल्चर इंडस्ट्री। और ये भी है आपके 20 मार्क्स का। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों। फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन। सो थियोडोर डब्ल्यू ने एक प्रोमिनेंट थिंकर थे फ्रैंकफर्ट स्कूल के। उन्होंने क्रिटिकली एग्जामिन किया था मॉडर्न कल्चर को इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर। उन्होंने जो थे अपने आइडियाज़ डेवलप करे, उन्होंने एनालिसिस किया ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ मास मीडिया और कमर्शियल एंटरटेनमेंट का। उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो आपका कल्चर है वो बहुत एक कमोडिटी कंट्रोल बन चुका है बाय इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फोर्सेस। और उनका जो कॉन्सेप्ट था कल्चर इंडस्ट्री वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे मास प्रोड्यूस कल्चर जो है वो शेप करता है कॉन्शियसनेस और एक सोशल डोमिनेशन को मेंटेन करके रखता है। चलिए अब आता है आपके मास कल्चर की अंडरस्टैंडिंग। तो फर्स्ट आता है आपका टॉप डाउन प्रोडक्शन। तो अर्जुनों ने मेंटेन किया था कि जो मास कल्चर है वो मासेस क्रिएट नहीं करती हैं, बल्कि वो पावरफुल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं फॉर मास कंजम्पशन। सेकंड इज कमर्शियल ओरिएंटेशन। तो कल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं उनको प्राइमरी डिज़ाइन किया गया फॉर प्रॉफिट रेदर देन आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल वैल्यू। थर्ड इज लॉस ऑफ ऑटोनॉमी। तो आर्ट लूज कर देती है अपनी इंडिपेंडेंस एंड क्रिटिकल रोल को जब वो एक मार्केट ड्रिवन प्रोडक्शन के अंदर आती है। फोर्थ इज यूनिफॉर्म कल्चरल एक्सपीरियंस कि मास कल्चर प्रमोट करता है सेमनेस इन टेस्ट, प्रेफरेंस और लाइफस्टाइल को। अब आता है बच्चों आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर इंडस्ट्रीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा उसका मीनिंग कि कल्चर इंडस्ट्री रेफर करती है आपके सिस्टमैटिक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ कल्चर को, जैसे कि मूवीज़, पॉपुलर म्यूजिक, रेडियो प्रोग्राम्स एंड मैगजीन्स। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कल्चर गुड्स। तो कल्चर प्रोडक्ट्स जो है वो एक फिक्स पैटर्न ऑफ फॉर्मूलाज जो हैं वो फॉलो करते हैं, जिससे ओरिजिनलिटी रिड्यूस हो जाती है और क्रिएटिविटी भी। नेक्स्ट इज पिसादो इंडिविजुअलाइजेशन। तो माइनर वेरिएशंस जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए थे ताकि कंज्यूमर को एक सेंस ऑफ चॉइस मिल सके, बट कोर कंटेंट जो है वो सेम ही रहता है, रिपीटेटिव। एंड द 8th पॉइंट इज एंटरटेनमेंट एज अ कमोडिटी। लेजर और एंटरटेनमेंट जो है उसको मार्केटेबल गुड्स में ट्रांसफॉर्म किया गया और री किया गया कंज्यूमर बिहेवियर में।
अब आता है बच्चे आपका इम्पैक्ट ऑफ कल्चर हिस्ट्री इंडस्ट्री ऑन सोसाइटी। तो फर्स्ट आता है बच्चों आपका पैसिव कंजम्पशन। ऑडियंस एनकरेज करती है टू कंज्यूम culture passively rather than engage in a critical thinking. नेक्स्ट इज मैनिपुलेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। कल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं वो शेप करते हैं एटीट्यूड को, वैल्यू को, डिज़ायर्स को, ताकि वो एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर सके। 11th इज़ आइडियोलॉजिकल कंट्रोल। ये जो आपका कल्चर इंडस्ट्री है वो प्रमोट करती है डोमिनेंट आइडियोलॉजीज़ को, डिस्करेज करती है क्वेश्चनिंग ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज़ को। एंड द 10th इज 12th द नेक्स्ट पॉइंट इज डिक्लाइन ऑफ क्रिटिकल रीजन। तो कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर्स की वजह से जो आपका स्टैंडर्डाइज कल्चर है वो वीक हो जाता है और इंडिपेंडेंट थॉट और क्रिटिकल अवेयरनेस भी वीक हो जाती है। उसके बाद आएगा बच्चों आपका लास्ट में क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रैंकफर्ट स्कूल टू अ क्रिटिकल थ्योरी, और ये भी है आपके 20 मार्क्स का। चलिए अब हम आते हैं इसके आंसर पर। तो सबसे पहला आएगा बच्चों आपका इंट्रोडक्शन। सो फ्रैंकफर्ट स्कूल रेफर करता है आपके ग्रुप ऑफ सोशल फिलोसोफर एंड सोशलिस्ट को जो एसोसिएटेड थे आपके इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल रिसर्च से, जो एस्टेब्लिश हुआ था फ्रैंकफर्ट में इन अर्ली 20th सेंचुरी, एंड इट इमर्ज इन रिस्पॉन्स टू लिमिटेशन ऑफ ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म एंड सोशल पॉलिटिकल क्राइसिस ऑफ अ मॉडर्न कैपिटलिज्म। इस स्कूल ने डेवलप किया क्रिटिकल थ्योरी ऑफ टू अंडरस्टैंड डोमिनेशन, आइडियोलॉजी एंड कल्चर इन एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब आता है कि मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है क्रिटिकल थ्योरी में। तो फर्स्ट इज फॉर्मुलेशन ऑफ क्रिटिकल थ्योरी। फ्रैंकफर्ट स्कूल ने क्लियरली डिस्टिंग्विश किया क्रिटिकल थ्योरी को ट्रेडिशनल थ्योरी से, और उन्होंने एम्फेसिस किया रिफ्लेक्शन, क्रिटिक और ट्रांसफॉर्मेशन को रेदर देन अ मेयर एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल फैक्ट्स। नेक्स्ट इज क्रिटिक ऑफ पॉजिटिविज्म। तो पॉजिटिविस्ट सोशल साइंस जो थी उन्होंने क्रिटिसाइज किया फॉर बीइंग वैल्यू न्यूट्रल एंड अनक्रिटिकल। स्कूल ने आर्ग्यू किया कि ये जो अप्रोचेस है इग्नोर करती है पावर रिलेशन और सोशल कॉन्ट्राडिक्शंस को। थर्ड इज री इंटरप्रिटेशन ऑफ मार्क्सिज्म। सो क्लासिकल मार्क्सिज्म को रिवाइज किया बाय शिफ्टिंग अटेंशन फ्रॉम इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन से कल्चर, आइडियोलॉजी और कॉन्शियसनेस पर। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल रीजन। थिंकर्स ने हाईलाइट किया कि कैसे इंस्ट्रूमेंटल रीजन जो हैं वो डोमिनेट करते हैं मॉडर्न सोसाइटी में by reducing rationality to efficiency and control. Fifth is critique of enlightenment rationality. तो enlightenment जो है उसको एज अ पैराडॉक्सल के फॉर्म पे देखा जाता है जिसमें आप प्रोग्रेस और डोमिनेशन दोनों को प्रोड्यूस करते हैं, और रेशनैलिटी जो है उसको एज देखा जाता है कॉन्ट्रीब्यूट टू न्यू फॉर्म ऑफ ऑपरेशन। फिर आता है बच्चों आपका 6 पॉइंट थ्योरी ऑफ कल्चर इंडस्ट्री। तो जो आपका कल्चर इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे मास मीडिया और पॉपुलर कल्चर जो है वो प्रमोट करते हैं कन्फर्मिटी, पैसिविटी और फॉल्स नीड को। 7th इज एनालिसिस ऑफ डोमिनेशन एंड अथॉरिटी। स्कूल ने एग्जामिन किया कि कैसे अथॉरिटी जो है वो मेंटेन करके रखती है थ्रू सोशल इंस्टीट्यूशन, साइकोलॉजिकल कंडीशन रेदर देन अ फोर्स अलोन। 8th इज स्टडी ऑफ एलियनेशन। एलियनेशन को एक्सपैंड किया गया बियॉन्ड द लेबर, उसमें इंक्लूड किया गया लेजर, कंजम्पशन और एवरीडे सोशल लाइफ को। 9th पॉइंट इज इंटरडिसिप्लिनरी मैथड। क्रिटिकल थ्योरी ने इंटीग्रेट किया सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी को एक कॉम्प्रिहेंसिव सोशल क्रिटिक प्रोवाइड किया। एंड द लास्ट पॉइंट इज एमिसिपेंट्री ओरिएंटेशन। तो अल्टीमेट एम जो था क्रिटिकल थ्योरी का वो था कि ह्यूमन एम्पिसिपेशन थ्रू क्रिटिकल अवेयरनेस एंड रेजिस्टेंस टू डोमिनेशन। और एट लास्ट स्टूडेंट्स आपका आएगा क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन। चलिए अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के टूवर्ड्स। लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन द व्यू ऑफ पेरी विज्यू ऑन द कल्चर कैपिटल, और ये भी है आपके 20 मार्क्स का। चलिए स्टूडेंट सॉल्यूशन देखेंगे अब हम। सबसे पहला आएगा आपका इंट्रोडक्शन। सो पेरी विज्यू ने इंट्रोड्यूस किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर कैपिटल को। उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे जो है कल्चर फंक्शन करता है एज अ फॉर्म ऑफ पावर एंड रिसोर्स इन अ सोसाइटी। उन्होंने आर्ग्यू किया कि सोशल इनइक्वालिटी जो है अगर वो मेंटेन नहीं है तो सिर्फ इकोनॉमिक मीन्स की वजह से, बट कल्चरल एडवांटेजेस की वजह से भी। कल्चरल कैपिटल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू रिप्रोड्यूसिंग क्लास स्ट्रक्चर अक्रॉस द जनरेशन। और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे डोमिनेंट ग्रुप्स जो हैं वो अपने प्रिविलेज को मेंटेन करके रखते हैं थ्रू एजुकेशन एंड एवरीडे प्रैक्टिसेस। अब आता है उनका पॉइंट ऑफ व्यू ऑन कल्चर कैपिटल। तो सबसे पहला आता है बच्चों आपका मीनिंग। तो कल्चर कैपिटल रेफर करता है आपके नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेज को, जैसे कि आपके नॉलेज, स्किल, टेस्ट, लैंग्वेज और एजुकेशनल क्रेडेंशियल। सेकेंड इज रिलेशन टू कैपिटल थ्योरी।
उन्होंने एक्सपेंड किया आइडिया ऑफ कैपिटल को बियॉन्ड द इकोनॉमिक्स, इंक्लूड किया कल्चरल, सोशल एंड सिम्बॉलिक कैपिटल को जिसने इन्फ्लुएंस किया सोशल पोजीशन को। थर्ड इज एम्बॉयडेड कल्चर कैपिटल। ये जो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है एज ए लॉन्ग लास्टिंग डिस्पोजिशन ऑफ माइंड एंड बॉडी सच एज एसेंट, मैनर, हैबिट, स्टाइल ऑफ थिंकिंग जो एक्वायर्ड करता है थ्रू सोशलाइजेशन। फोर्थ इज ऑब्जेक्टिफाइड कल्चर कैपिटल। तो इसमें इंक्लूड किया गया कल्चरल गुड्स को जैसे कि आपका बुक्स, आर्टवर्क, इंस्ट्रूमेंट एंड मीडिया जो रिक्वायर होता है आपके कल्चर कैपिटल को एम्बॉयड करने के अंदर ताकि आप उसको प्रॉपरली यूज़ कर सके और अप्रिशिएट कर सके। फिफ्थ इज इंस्टीट्यूशनलाइज कल्चर कैपिटल। ये रेफर करता है आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन और डिग्री को जो प्रोवाइड करती है आपकी फॉर्मल रिकॉग्निशन एंड लेजिटिमेसी ऑफ द कल्चर कॉम्पिटेंस को। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे आपका रोल ऑफ फैमिली एंड सोशल बैकग्राउंड। तो कल्चर कैपिटल जो है वो लार्जली ट्रांसमिट होती है थ्रू फैमिली अपब्रिंगिंग और गिविंग चिल्ड्रन द डोमिनेंट क्लास अर्ली कल्चरल एडवांटेजेस। सेवन पॉइंट इज एजुकेशन सिस्टम एंड कल्चरल कैपिटल। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो वैल्यू करते हैं कल्चर ऑफ डोमिनेंट क्लास को, देयर बाय रिवॉर्डिंग स्टूडेंट हु ऑलरेडी पोसेस अ कल्चरल कैपिटल। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका कल्चरल कैपिटल एंड सोशल रिप्रोडक्शन। थ्रू स्कूलिंग कल्चर कैपिटल्स जो है वो हेल्प करता है कि रिप्रोड्यूस करना एग्जिस्टिंग क्लास इनइक्वालिटीज़ को, मेकिंग सक्सेस अपीयर बेस्ड ऑन द मेरिट रेदर देन अ प्रिविलेज। नाइन्थ इज लिंक विद द हैबिटेज। तो कल्चर कैपिटल जो है वो ऑपरेट करता है थ्रू हैबिटेज जो शेप करता है परसेप्शन, एस्पिरेशन एंड एक्शंस को अकॉर्डिंग टू वन सोशल बैकग्राउंड। टेंथ इज सिम्बॉलिक पावर ऑफ कल्चर। तो कल्चर कैपिटल जो है वो आपका सिम्बॉलिक पावर बन जाती है और जब ये सोशली रिकग्नाइज होती है एज ए लेजिटिमेट reinforcing dominance without a force. And the last point is misrecognition and legitimacy. तो inequality persist करते हैं because of a culture advantage जिसको often misrecognize किया जाता है as a natural ability और conceal किया जाता है उनके social origins में। और लास्ट में आएगा बच्चों आपका critical note एंड कंक्लूजन। तो बच्चों ये था आपका BSOC 113 का जून 2025 का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। तो आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे और हमारी टीम को अभी कांटेक्ट करेंगे। आप उनसे लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर लेंगे विद सॉल्यूशन ताकि आप अच्छे मार्क्स जो हैं वो स्कोर कर सके। और आपको ध्यान रखना है कि आपको इसी फॉर्मेट में ही अपने आंसर्स जो हैं वो प्रेजेंट करने हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप हमारे उन्नति एजुकेशन इग्नू चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो मिस ना हो। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट की चाहिए। थैंक यू।